Hello everyone, welcome back to our channel. So, today we are going to discuss the last minute revision strategy for NEET PG 2021. As you can see, we have now 90 days left. 10 जनवरी को अपना एग्ज़ाम है और अब आपको कुछ बातों पे ध्यान रखना है। क्या कि जैसे आपको अब कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये आपको कंफ्यूज करेगा। आपको लगेगा आपका थोड़ा सा रह गया है, थोड़ा सा रह गया है, और आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। आपको एक बात बताऊं कि टॉपर तक का जो सिलेबस होता है वो कभी पूरा नहीं होता, हमेशा 70% 80% ही होता है। आपको वही बस रिवाइज करना है, सिर्फ रिवीजन ही आपकी स्ट्रेटेजी है। और एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अब आपको डेली 150 से 200 MCQ सॉल्व करने हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका इम्पोर्टेंस क्या होगा वो मैं आपको आगे वीडियो में बता ही दूंगा, लेकिन आप याद रखिए कि आपको ये 150 से 200 MCQ प्लस आपको रिवीजन, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बस रिवीजन और MCQ करने हैं। और जो MCQ भी हैं वो मैंने बता दिया, 150 से 200 MCQ डेली करने हैं। अब ये कौन से MCQ हो सकते हैं? सबसे पहले तो जो आपने बुक मार्क कर रखे हैं, दूसरे जो प्रीवियसली नीट में आ चुके हैं या एम्स में आ चुके हैं। एम्स से और नीट से करने ही करने, क्योंकि एम्स के क्वेश्चन जो होते हैं वो नीट डेफिनेटली डालता है अपने उसमें, तो वो आपको करने हैं। और 5 6 साल 7 साल तक के ही करने हैं, ज़्यादा पीछे तक मत जाइएगा। और तीसरी चीज़, अगर आपके पास टाइम बच रहा है या आपने ये क्वेश्चंस लगा लिए हैं, उसके बाद आपको जो आपके मैरो प्रेप लेटर या जो भी आपके पास है, तो आपको उसके MCQ लगाने हैं। तो हम बात करते हैं कि अपना रिवीजन जो है उसको प्लान करना है आपको, क्योंकि बिना प्लानिंग के आप नहीं कर सकते। इट इज़ अ वॉर, और आप वॉर में बिना प्रिपरेशन के नहीं जा सकते। और आपको अपना टाइम मैनेजमेंट भी इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज तभी होगा जब आप अपना रिवीजन प्लान करेंगे। अब हम बात करते हैं आपका जो फर्स्ट रिवीजन जो होगा। आपके पास 90 डेज़ हैं, तो जो फर्स्ट रिवीजन जो आपका होगा वो 45 डेज़ के अंदर आपको कंप्लीट हो जाना चाहिए। और जो आपका सेकंड रिवीजन होगा वो आपका नेक्स्ट 25 डेज़ में कवर हो जाना चाहिए। और आपको एक चार्ट बनाना पड़ेगा जिसमें आप लिखें कि आपने सर्जरी या मेडिसिन पे आपने कितना टाइम दिया। मतलब फर्स्ट रिवीजन में आपने मान लीजिए 10 दिन दिए, तो सेकंड में आपको 8 या 7 दिन कर देना चाहिए। ऐसे ही आपका जो थर्ड रिवीजन होना चाहिए वो 20 डेज़ में हो जाना चाहिए। अब बात करते हैं हम फ्लैश कार्ड की। तो जिन लोगों ने फ्लैश कार्ड साल भर बनाए थे वो अब बनाना छोड़ दें, सिर्फ रिवाइज करें। और जिन्होंने बनाई ही नहीं है वो ना ही बनाएं। अब ये टाइम वेस्ट करेगा आपका और कुछ नहीं करेगा, और आपको ये फॉल्स सूडो सेटिस्फेक्शन देगा कि हाँ मैंने पढ़ाई करी है, मैं फ्लैश कार्ड बना रहा हूँ, पर अब नहीं बनाना है आपको। बल्कि आपको कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लैश कार्ड डेली रिवाइज करने चाहिए। उससे आपका जो बार बार रिवीजन करेंगे आप, तो आपकी स्पीड मेंटेन हो जाएगी फ्लैश कार्ड में, तो आपको वो चीज़ रिमेंबर हो जाएगी। अब देखते हैं हम कि शॉर्ट सब्जेक्ट की क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए, आप मेडिसिन सर्जरी सब करेंगे, लेकिन वो बहुत वास्ट टॉपिक है, उनमें कुछ भूलने की या कुछ नया आने के चांसेस बहुत होते हैं। लेकिन शॉर्ट सब्जेक्ट में इतना एग्जामिनर भी दिमाग नहीं लगाता और आप भी उसको हल्के में ले लेते हैं। लेकिन आपको नहीं करना। अगर मैं एवरेज ही काउंट करूँ तो 8 सब्जेक्ट होंगे जो आपके शॉर्ट होंगे। अब उसमें हर सब्जेक्ट का अगर मैं वेटेज ले लूँ कि 10 क्वेश्चन सब में से आने, तो आपके 80 क्वेश्चन आ जाएंगे। मतलब आपके कितने मार्क्स हो गए? 340 मार्क्स। तो इसकी प्रोबेबिलिटी, मतलब आप 320 मार्क्स सही कर सकते हो या ला सकते हो, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए आपको शॉर्ट सब्जेक्ट्स पे ध्यान देना है। और ये आप अपने मेन सब्जेक्ट के साथ इंटीग्रेट कर दीजिएगा या उसके साथ मिला दीजिएगा, लेकिन शॉर्ट सब्जेक्ट्स को आपको छोड़ना नहीं है। अगर किसी का कोई सब्जेक्ट प्रिपेयर नहीं है तो वो एटलीस्ट MCQ तो लगा ले। अब हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड स्टडी की। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? फॉर एग्जांपल आपने लिवर पढ़ा है, तो आपने पहले आपने लिवर की, आज आपने कोई डिजीज़ पढ़ी, तो आपने उसकी एनाटमी देख ली साथ में, फिर उसकी पैथोलॉजी देख ली, क्योंकि सर्जरी में पैथोलॉजी तो बताएंगे ही, तो आपने पैथो के साथ भी देख ली।
फिर आपने उसमें जो ड्रग्स दी थी वो देख ली, फिर लास्ट जो आपका बचता है कि उसमें जो भी सर्जरीज थी तो आपने वो देख ली। तो जब आप इंटीग्रेट कर देंगे तो आपका एक टॉपिक पूरा कंप्लीट होगा। जैसे लिवर है तो आपने लिवर की डिजीज़ एंड सब कुछ कवर कर लिया। उससे क्या होगा कि आप सब डायरेक्शन में सोच पाए और आपने बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर कर लिया। क्योंकि आप समझिए, क्योंकि आपकी मेडिसिन एक अलग सब्जेक्ट नहीं है, एन आर्ट अलग नहीं है, ये सब इंटीग्रेट हैं आपस में। बस ये अपन को पढ़ाए अलग अलग ईयर में जाते हैं जिससे धीरे धीरे अपन चीज़ें कोरिलेट कर लें। तो आप, मैंने कुछ सब्जेक्ट्स बताए हैं जैसे फिजियो, पैथो, फार्मा और मेडिसिन आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, एन आर्ट और ईएनटी कर सकते हैं। अब कुछ लोग पूछेंगे कि सर मतलब इसका पर्पस क्या है, मतलब क्यों करें। तो उसका पर्पस ये है कि पहला, आपका कोई भी सब्जेक्ट होगा तो उसकी आपकी इजी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, आपको बहुत इजीली अब वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जैसे आपको फार्मा में ड्रग्स, यू हैव टू मेमोराइज ड्रग्स। पर आपने अगर कोई डिजीज़ पढ़ी और उसमें कोई ड्रग आई, फिर आपने क्या किया, फार्मा में जाके उस ड्रग से रिलेटेड उसका क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। सपोज डॉक्सीसाइक्लिन आई, तो आपने डॉक्सीसाइक्लिन के साथ टेट्रासाइक्लिन वगैरह सबके क्लासिफिकेशन पढ़ लिया उसी रिलेटेड ड्रग का। तो आपको रटना नहीं पड़ा, आपकी फार्मा इजी हो गई, आपके जो माइक्रो थी वो इजी हो गई, इसलिए आपकी इजी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। दूसरा पर्पस क्या है कि दूसरा है कि आपका टाइम मैनेजमेंट। आपको लगेगा लेकिन आपने एक ही डिजीज़ करी, लेकिन नहीं, आपने उसकी एनाट कर ली, उसकी फार्मा कर ली, उसकी पैथो कर ली, उसकी सर्जरी कर ली। मतलब आपने एक दिन में 4 टॉपिक कवर कर लिए। इसलिए आप एक चार्ट बनाना, हर टॉपिक का 1 दिन लगेगा आपको। आप चार्ट बना लीजिए एनाट का, उसमें सारे टॉपिक लिवर ऐसे बना लीजिए और उसमें आप क्या करिए कि अपना टिक कर लीजिए, जिससे आपको पता रहेगा आपकी पेस क्या चल रही है, आपने क्या क्या कवर कर लिया है। और इससे सबसे अच्छा फ़ायदा यही होगा कि आप जो फार्मा है, जो बहुत ही लोग डरते हैं फार्मा रटना पड़ती है इतनी क्लासिफिकेशन, वो आप कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको फार्मा इजी हो जाएगी। और आपकी पैथो भी बहुत ही इजी हो जाएगी, सिर्फ आपको हिस्टो अलग से देखनी पड़ेगी, वो भी आप रिवाइज करते टाइम उसके एमसीक्यू कर लीजिए। तो आपने एक दिन में 4 सब्जेक्ट के एमसीक्यू भी करे तो आपके 200 एमसीक्यू ऐसे ही हो जाएंगे। और लास्ट जो है वो है एमसीक्यू सॉल्विंग अप्रोच। अब आपके पास अगर सामने क्वेश्चन आएगा तो वो ऐसा नहीं होगा कि सर्जरी लिखा है या फार्मा लिखा है, वो कोई डिजीज़ के बारे में बात करेगा या कोई इंसिडेंट बताएगा, कोई पेशेंट का केस देगा और फिर वो आपको बोलेगा कि अब इसमें मैनेजमेंट क्या है या इसमें क्या क्यों हो रहा है या इसकी पैथोलॉजी क्या है। तो आपकी जो एमसीक्यू सॉल्विंग अप्रोच होगी वो बढ़ जाएगी। मतलब आपने एक डिजीज़ की जो डाइवर्सिटी थी अपने ब्रेन में वो बना ली, आप सब कुछ कोरिलेट कर पाएंगे। इसलिए आपकी जो एमसीक्यू की सॉल्विंग की अप्रोच हो जाएगी वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ग्रैंड टेस्ट की। तो आपको ग्रैंड टेस्ट देना है। अब आपको कैसे देना चाहिए, तो आपको हर 7th डे आपको एक जीटी देना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, मतलब आप 3.5 घंटे पेपर में बैठेंगे रोज़ हर 7 दिन में, तो आपकी सिटिंग बढ़ेगी। ठीक है, आपको कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठने की आदत बढ़ेगी। और आप क्या करिए, जब आपने आज एक जीटी दिया तो आप सेम डे उसका रिव्यू करिए। रिव्यू से क्या होगा कि आपको जो आपके वीक पॉइंट्स होंगे वो पता चलेंगे, साथ में आपने उससे रिलेटेड जो टॉपिक आपको जो नहीं हो रहा होगा तो आपने वो एटलीस्ट एक बार देख लिया, तो आपको वो बार बार आपका रिवीजन होगा। मतलब आपने 7 दिन में हर बार दिया तो वो आपके कितने हो गए, 1 मंथ में आपने 4 जीटी दे लिए। साथ में आपने बायोसी का, आपको कुछ नहीं आ रहा था तो आपने बायोसी की वो चीज़ देखी, तो आपने वो चीज़ वापस आपके इमेज उसकी आपकी ब्रेन के सामने हो गई, तो वो मेमोराइज में आपको बहुत हेल्प करेगी। सेकंड, जो आपका जीटी होगा वो आपका ब्रेक डे भी होगा। कैसे? क्योंकि देखिए, अब आपके पास टाइम तो है नहीं कि आप ब्रेक ले सकें, कि आप हर 7 डे में एक छुट्टी भी चाहिए सर हमें। तो वो आपका ब्रेक डे होगा, उस दिन आप अपना जीटी दीजिए, फिर आप अपना एंजॉय करिए, मूवी देखिए, जो भी करना है जो करिए, उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ होगी कि आपने अगर ऐसे ये देते रहे आप टेस्ट, तो आप ये 2 महीने तक दे दिए, तो फर्स्ट 2 मंथ्स दैट इज़ 60 डेज में आप 8 जीटी देख लेंगे, वो बहुत ही अच्छी चीज़ होगी। नेक्स्ट जो आपका
लास्ट 30 डेज बचेंगे, तो उसमें जो नेक्स्ट 10 to 15 डेज होंगे, उसमें आपको रोज रोज आपको 2 GT देने हैं। ठीक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। आपको लगेगा सर फिर रिवीजन का क्या होगा, आप 10 से 15 दिन छोड़ दीजिए। ठीक है, रिवीजन अपना आप अपने सिर्फ जीटी पर ध्यान दीजिए, लोग अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए। एटलीस्ट 10 दिन तो करिए ही करिए। अगर कर सकते हैं तो 15 डे तक कर लीजिए कि एवरी डे यू हैव टू गिव 2 GTs पर डे एंड रिव्यू सेम डे। मतलब आपने सुबह दिया, फिर रिव्यू किया, फिर शाम को दिया, फिर उसका रिव्यू किया, आप सो जाइए। ठीक है, ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद जो आपके लास्ट जो 15 डेज बचेंगे, जब आपके 15 to 20 डेज बोल सकता हूँ मैं, तो उस टाइम आपको क्या करना है कि आपको फिर से अपना रिवीजन देखना है। मतलब आपको जो चीज़ें नहीं आ रही हैं, या आपको कुछ आपको लगता है कि मैं ये सब्जेक्ट कर सकता हूँ, थोड़े बहुत चीज़ें बची हैं, तो आप ना रिवीजन पे फिर से स्टार्ट कर दीजिए। लास्ट जो रिवाइज करिए, रिवाइज नोट्स ही करिएगा, और कुछ रिवाइज मत करिएगा, क्योंकि नोट्स ही आपको, ये आपको शुरू से ही करना है कि आपने जो पढ़ा है आपको वो ही रिवाइज करना है। अब मैं बात कर लेता हूँ, तो इन सब का क्या आउटकम होगा सर, कि मतलब क्यों करें सर हम इतना। तो देखिए, आपके मिनिमम 2 रिवीजन हो जाएंगे, और आप सुनेंगे तो टॉपर के भी मैक्सिमम मैक्सिमम 3 रिवीजन ही हो पाते हैं। तो आपके 2 रिवीजन प्लस आपकी पहली रीडिंग हो चुकी होगी। सेकंड चीज़ जो होगी, अब आप देखिए, आपने 90 डेज तक 150 to 200 क्वेश्चन सॉल्व करे एवरी डे। तो आपको, आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए? आपने पूरे 90 डेज में 1300 13,000 to 18,000 MCQ सॉल्व करे। और नीट में कितने आने? 300 आने। तो आपके पास कितने ज़्यादा क्वेश्चन का बेनिफिट है, आपको कितने ज़्यादा क्वेश्चन देख रखे हैं? 13,000 से 18,000 MCQs। सेकंड चीज़ आपने क्या की, आपने जीटी दिए थे। तो आपने 8 GT दिए फर्स्ट 2 मंथ में, और आपने 20 से 30 GT दिए जो नेक्स्ट आपके 10 से 15 दिन थे। मतलब आपने सोचा आपने कितने ज़्यादा देख लिए, टोटल आपने 28 से 38 GT दे लिए 90 डेज में। ठीक है, तो उसका आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ट्रस्ट मी, आप एग्ज़ाम में जब जाएंगे तो आपकी सिटिंग, आपका जो एग्ज़ाम सॉल्विंग, आपका जो पैनिक होगा, वो आप सब कुछ हैंडल कर पाएंगे अगर आप इतने ज़्यादा जीटी इन 90 डेज़ में देकर जाते हैं। तो इससे ज़्यादा मत बढ़ाइएगा, ओवर स्मार्ट मत बनिएगा। ठीक है, ओवर स्मार्ट किल्स। ठीक है, तो वो बिल्कुल मत करिएगा। और लास्ट जो चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि एग्ज़ाम के 2 दिन पहले, मतलब आपका 10 तारीख को एग्ज़ाम है, तो 8 तारीख को एक जीटी ज़रूर दीजिए। उससे क्या होगा, आपको थोड़ा सा फिर से, क्योंकि आपने 10 दिन का गैप ले लिया है रिवीजन में ही, तो आपका वो बहुत हेल्प करेगा आपको। जो आपका 10th को एग्ज़ाम है उसमें जाने में आपको बहुत ही ईज पड़ेगी फिर। और लास्ट चीज़ जो होगी, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक प्लस पॉइंट बताना चाहता हूँ, कि आपके बहुत से लोग डरेंगे, क्योंकि जिनके एग्ज़ाम मार्क्स कम आ रहे हैं, 650 आ रहे हैं, 700 आ रहे हैं, तो उनको लगेगा सर हमारा तो होगा ही नहीं, क्योंकि हमने लास्ट जीटी जो दिया है 8 तारीख को, उसमें हमारे, उसमें तो 650 ही मार्क्स आए हैं सर, तो कैसे होगा। तो आप मत डरिए, ये एक नोन फैक्ट है कि आपके जितने आपके मार्क्स आते हैं, सपोज़ आपके 650 मार्क्स आए, तो उसमें आपके 50 to 100 डिपेंड्स, पर इतने मार्क्स आपके ज़्यादा ही आएंगे। मतलब आपके 650 आ रहे हैं तो आप 750 800 तक चले जाएंगे। जैसे 150 भी जा सकता है, पर आपके इतने मार्क्स प्लस हो ही जाते हैं। तो थोड़ा अपने पे कॉन्फिडेंट रखिएगा। ठीक है, लास्ट जीटी को भी देख के बिल्कुल डिप्रेस मत होना है आपको। आपको जाना है एग्ज़ाम देने, बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके जाना है कि आज तो साला फोड़ के आना है। ट्रस्ट मी, सब कुछ अच्छा होगा अगर आप ये चीज़ माइंड में रखेंगे। क्योंकि आपको सिर्फ, देखो, नॉलेज सब लोग उतनी ही लेके जा रहे हैं, जो एक्स्ट्रा बंदा लेके जा रहा है वो है कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस ही होता है कि जब इतना पीयर प्रेशर है, इतना ज़्यादा आसपास हड़बड़ी का माहौल है, तो आप काम रह के जो आपका कॉन्फिडेंस है वही आपको आगे निकालता है, बाकी और कुछ भी नहीं निकाल सकता। नॉलेज सबकी सेम ही होगी। जिन बच्चों का सिलेक्शन होगा उन सबकी नॉलेज ऑलमोस्ट, जो आसपास के रैंक्स होते हैं 500 तक, उन सबकी नॉलेज सेम रहती है। तो बिल्कुल भी आपको पैनिक नहीं करना है। लास्ट में बोलना चाहूँगा कि विश यू ऑल द लक, आपको आपकी ड्रीम ब्रांच मिले। और एक कोट था जो मैंने सुना था, वो था, हाउ कैन बी अ मैन ब्रेव व्हेन ही इज़ अफ्रेड,
दैट्स द ओनली टाइम व्हेन ही कैन बी ब्रेव। जब युद्ध करने जाओगे तभी वीरता और तभी डर लगेगा, तभी वीरता भी साबित होगी और तभी डर लगेगा। इसलिए आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है, और जो युद्ध में उतरा ही नहीं, जो वॉर जोन में गया ही नहीं, वो जीत भी नहीं सकता। इसलिए जा उतरना भी पड़ेगा, उसमें वॉर में जाना भी पड़ेगा और जीतना भी तो है ही आपको। तो बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। ओके एंड गाइस, दिस इज़ ऑल ऑफ इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। Please share, subscribe, and also follow us on Instagram. The Instagram link is given below.